So when there is a superposition of two sound wave, ठीक है, of same amplitude but slightly different frequencies traveling in the same direction, due to this the intensity of sound varies periodically with time and this phenomena is known as beat. मतलब मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका बीट का. y1 wave is given by a दो वेव यहाँ पे लिख रहा हूँ. y1 is equals to a1, लाइक सेम एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड को सेम ही रखना पड़ेगा. a1 sin ओमेगा 1t माइनस kx और y2 इक्वल्स टू है a sin ओमेगा 2t माइनस kx. मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, where omega 1 is not equals to omega 2, but difference is small. omega 1 minus 2 का जो डिफरेंस है ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मतलब जिससे हमारे कान इसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके अल्टीमेटली. तो जब ये दोनों वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं y1 प्लस y2, यहाँ पे जब ये दोनों वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज होंगी, मतलब रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय y1 प्लस y2 आप करोगे तो a is taken outside the bracket and you have to add sine of omega 1t minus kx plus sine of omega 2t माइनस के एक्स. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना है. तो उसको मैं अगले पेज पे अप्लाई करूंगा और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन आएगा. तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज ऑल अबाउट बीट, मतलब बीट का जो बेसिक है आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है. अगले पेज पे अपन इसका रिजल्टेंट देखेंगे. साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला याद है किसी को? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ओके, तो इसी को हमको यहाँ पे यूज कर लेना अभी, है ना. तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे. साइन सी प्लस डी का फार्मूला आप यूज कर लो. बुक में ना थोड़ा अलग दिखा इक्वेशन, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, बुक में थोड़ा सा इक्वेशंस को फ्रीक्वेंसी मतलब एफ के टर्म पे लिखा और मैंने यहाँ पे ओमेगा के टर्म पे लिखा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है ना, आप कैसे लिख रहे हो. हाँ, तो रिजल्टेंट वेव विल बी गिवन बाय ए साइन सी प्लस साइन डी, मतलब आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2. तो c प्लस डी बाई 2 अगर करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस के एक्स. और दूसरा क्या आता फिर cos c माइनस डी बाई 2 ना. तो cos c माइनस डी बाई 2 करोगे, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बचेगा तुम्हारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी बचेगा, ठीक है. और kx वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे. तो फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट 2a and then sine omega 1 plus omega 2 is nearly again omega average into t minus kx, और जो दूसरा टर्म है आपका cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t, तो इसको आप लिख दोगे डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी. मतलब एक टर्म तो पूरा आपका साइन का ही फंक्शन बन रहा है, वेव का फंक्शन बन रहा है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 2a, एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिकली चेंज. एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपका पीरियोडिकली चेंज होगा, दैट इज 2 cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी. और दूसरा जो टर्म है आपका दैट इज साइन ओमेगा एवरेज इंटू टी माइनस के एक्स. तो रिजल्टेंट वेव इस तरह की बनेगी आपकी, ठीक है ना. और अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा,
जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। ये जो रिजल्टेंट वेव आई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप उसको ध्यान में रखना कि इसका ग्राफ ऐसा आएगा करके, ठीक है ना, बाकी ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, पीरियोडिकली टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 वेव ड्रॉ करता हूँ पहले, और उसके बाद फिर अपन उसका रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो पेज नंबर 2 पे ये स्टडी। अब यहाँ पे मैं वेव ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अभी इस पे। ओके, रिजल्टेंट वेव हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ले रहे हैं, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ साथ में, तुम्हारे बने बनाए भी हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ मतलब आपको भी सीखने की कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये वेव y1, ये वेव y2, और यहाँ पे रिजल्टेंट वेव मतलब दोनों के सुपर पोजिशन से जो वेव बन रही है। इधर पे आप क्या ले लोगे, x ले लोगे, और फिर टाइम के फंक्शन के साथ में फिर इसका आप जब ड्रॉ करोगे दोनों वेव को, तो फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ये ऐसे, और दूसरी वेव यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं, सपोज ये इस तरह से बन रही है। जब ये दोनों वेव बेटा सुपर इम्पोज होंगी, ठीक है ना, जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव है वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देंगी यहाँ पे। दिस इज नॉट द स्टैंडिंग वेव, ध्यान रखना, ये वेव पैकेट बना रहा हूं मैं, दिस इज नॉट द स्टैंडिंग वेव। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आ रही है दोनों के कारण, दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से वेव पैटर्न आपको दिखाई देंगे, ये ऐसे इन दोनों वेव के सुपर पोजिशन से। तो ये जो वेव पैटर्न बनाया मैंने नीचे, इसको क्या बोलते हैं अपन, बीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहां कहीं पे आके एकदम से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और एक जगह पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जैसे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका, ये किसके बराबर रहेगा, -2a एंड +2a के बीच में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करेगा यहाँ पे। तो कुछ जगह पे आपको साउंड की इंटेंसिटी एकदम कम लगेगी और कुछ जगह पे साउंड की इंटेंसिटी एकदम ज्यादा लगेगी। जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और यहाँ पे आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगा, ठीक है। मतलब साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होने लगेगी, और ये जो फिनोमेना होती है इसी को क्या बोलते हैं अपन, बीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके कारण हो रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बन रहा है आपके, वो मैंने नीचे बनाया हुआ है, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह से वेव पैटर्न यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव मैंने वहां पे आपके लिए शो किया हुआ है, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन। और फिर इस पे एक और टर्म में लिख दूं यहाँ पे, the occurrence of maximum intensity are called waxing and the minimum intensity is called waning। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पे आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर आती है उसको क्या बोला जाता है, वैक्सिंग बोला जाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज वैक्सिंग। एंड मिनिमम इंटेंसिटी जहां पे आती है साउंड की, उसको क्या बोला जाता है, वैनिंग उसको बोला जाता है।
मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड वैनिंग ऑफ साउंड, ठीक है ना, वैक्सिंग एंड वैनिंग। तो आप बीट को ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन टू साउंड वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड traveling in the same direction superimposed to each other, then there is a waxing and waning of sound is obtained. So this phenomena is also called beat. तो beat को आप इस तरह से भी define कर सकते हो यहाँ पे। तो ये रेगुलर इंटरवल पे होता है ऐसा वैक्सिंग एंड वैनिंग। तो दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच का टाइम इंटरवल को आप क्या बोलोगे, बीट टाइम पीरियड बोलोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम इंटरवल लग रहा है दैट इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड, या फिर दो वेनिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड बीट टाइम इंटरवल। तो ये बीट टाइम इंटरवल है, ठीक है, जिसको आप टीबी से डिनोट करेंगे। और अगले पेज पे मैं बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ये डायग्राम समझ गए, इतना लिखना है बीट के बारे में, मतलब ये डायग्राम भी आपको बनाना है, तब आपको मार्क मिलेंगे, है ना। तो यहीं पे अपन टाइम पीरियड भी डिफाइन कर सकते, रुक जाओ अभी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज टीबी? टीबी इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड। बीट टाइम पीरियड आप इसको बोलोगे। बीट टाइम पीरियड मतलब time interval between two successive waxing or two successive waning. It is the time interval between two successive waxing or waning of sound। मतलब आपको जहां पे अचानक साउंड तेज सुनाई देगा और उसके जस्ट बाद, या जहां पे आपको साउंड अचानक मिनिमम सुनाई देगा और फिर उसके बाद मिनिमम साउंड, उसके बीच में जो इंटरवल बन रहा है टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बीट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं अपन, बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ रही। तो इस पेज का अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, ठीक है ना। और इतना लिखना, आप बुक के मेथड में मत उलझना, बुक के डेरिवेशन में उलझोगे तो आप जबरदस्ती में फंस जाओगे। आप सीधे सीधे लिखो इतना, ठीक है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे जल्दी से ले लो बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट। हाँ, जल्दी से ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया लेके? अगले पेज पे जा रहा है। हाँ यस सर। हाँ, तो अब ये वैक्सिंग और वैनिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे आती, तो ये देख ले रहे हैं अपन अब यहाँ पे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे बीट फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ बीट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज, आप इसको FV लिखो या फिर आप क्या लिख दोगे, ओमेगा बी से भी डिनोट कर सकते हो और FB से भी डिनोट कर सकते हो, ओमेगा बी, और या फिर इसी को आप ओमेगा बी या फिर 2 पाई FB या 2 पाई डिवाइडेड बाय TB। आप टाइम पीरियड आपको पता है तो भी आप बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो फिर इस तरह से। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा एवरेज इंटू t डिवाइडेड बाय 2, ये फैक्टर था एक, ठीक है, ये एक फैक्टर दिख रहा था आपको। और फिर क्या आ रहा था यहाँ पे, देन अगेन इट इज साइन ओमेगा, एक मिनट, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 था ना ऊपर इक्वेशन, एक मिनट में फिर से इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, डेल्टा ओमेगा बाई 2 था, सॉरी। सो दिस इज डेल्टा ओमेगा, उसको लिखेंगे अपन, ये कितना यहाँ पे, दिस इज डेल्टा ओमेगा बाई 2 और फिर साइन ओमेगा एवरेज इंटू टी माइनस के एक्स। तो जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग पीरियडिकली चेंज हो रहा है। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी ±2a या फिर 0। तो जहां पे ±2a आएगा वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, वैक्सिंग ऑफ साउंड बोलोगे। और जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है वहां पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसी को क्या बोलोगे आप, वैनिंग आप इसको बोलोगे, दिस इज कॉल्ड वैनिंग, ठीक है, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड। क्लियर हो गया, एक हो गया वैक्सिंग और एक हो गया वैनिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड, ठीक है। तो फिर आप जहां पे ±2a लिख रहे हो तो ये कब पॉसिबल है यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल व्हेन cos ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा आपको, ±1 लेना पड़ेगा। तो ये ±1 कब आएगा, तो दिस इज डेल्टा ओमेगा 2 बाई टी ±1, मतलब एक तो 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, एक्सेट्रा, ऐसा ये चलता जाएगा। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं, कोई डाउट इस पे? और सिमिलरली 0 कब मिलेगा, cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी की वैल्यू या तो पाई बाई 2 रहेगा या फिर 3 पाई बाई 2 रहेगा, एक्सेट्रा, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये टर्म्स आ गए आपके डेल्टा ओमेगा के। तो यहाँ से आप फिर क्या बता सकते हो, बीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर से आप बता सकते हो कि बीट फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, टाइम इंटरवल कैसे आएगा। तो जैसे 0 से पाई के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, या फिर 0 से 2 पाई के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, तो ये आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इक्वेशंस को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगी, यहाँ पे बीट टाइम फ्रीक्वेंसी या बीट टाइम इंटरवल। आप 2 इसको लिख सकते हो 2 पाई इंटू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई एक्सेट्रा, ऐसा लिख के देन ये 2 फैक्टर से 2 फैक्टर हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ पे पाई बचेगा। तो 0 से पाई या फिर 0 से 2 पाई का जो डिफरेंस है, अगर आप उसको देखोगे तो पाई का डिफरेंस आ रहा है, मतलब टर्म आपका वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जो बीट टाइम पीरियड है इसको सिंप्लीफाई करने पे, सो देयरफॉर टी विल बी गिवन बाय 1 अपॉन डेल्टा एफ। 1 अपॉन डेल्टा एफ मतलब दिस इज 1 अपॉन f1 माइनस f2। तो 1 अपॉन f1 माइनस f2 इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड, या फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये टर्म हो जाएगा आपका बीट फ्रीक्वेंसी। इसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दोगे, बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी और बीट टाइम पीरियड आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। तो बीट फ्रीक्वेंसी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेंबर दिस, बीट फ्रीक्वेंसी यहां से कैलकुलेट होके आया, ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे आप। सो देयरफॉर कहीं से भी कैलकुलेट करो, मैक्सिमा से कैलकुलेट करो, मिनिमा से कैलकुलेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी इज इक्वल टू f1 माइनस f2 करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर देना, तो ये एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। एंड बीट टाइम पीरियड अगर आपको बताना है तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लो बीट फ्रीक्वेंसी का, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका बीट टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, अब इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखें। यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करना, मतलब इतने लंबे न्यूमेरिकल में इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन नहीं करना। तो अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में आता है डिस्कस अबाउट द बीट के बारे में लिखने के लिए, तो आपको बेटा ये इतने 3 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, बीट के बारे में डिस्कशन आता है। तो ये सेकंड पेज है और ये ऊपर यहाँ पे फर्स्ट पेज था, ठीक है ना। तो बीट अगर आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा बीट के बारे में, ध्यान रखना। ये थर्ड पेज का आप लोग
थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, यस हाँ इतना लिखना पड़ेगा। बीट के बारे में आता है तो, बीट के बारे में आता है तो इतना ही लिखना एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, ठीक है? बोर्ड के एग्जाम में बीट के बारे में आता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, तो इतना लिखना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ बीट। अब इसमें तो बीट की एप्लीकेशन क्या है, एक और पार्ट यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ बीट। तो मैं यहाँ पे जगह छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद से करें बीट के बारे में लिखने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बीट दी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 एप्लीकेशन दी हुई है बीट के मेजरमेंट के लिए। तो वो आपको करना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ बीट वाला जो क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बीट, ये आपको करना। 2 पॉइंट आपको याद करना है इसके। एप्लीकेशन ऑफ बीट, तो इसकी एप्लीकेशन डॉपलर्स इफेक्ट में भी आती है, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ बीट ये आपको करना है, तो 2 पॉइंट कम से कम आपको करना। तो ये मैं आप लोगों के लिए वर्क छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना? होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ बीट आपको रीड करना है अल्टीमेटली। अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। टू साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 8 बीट पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना? तो 2 वेव की वेवलेंथ दी हुई है और उसमें बीट दिया हुआ है। तो मैं इस अगले पेज पे एग्जांपल वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। एक न्यूमेरिकल मतलब एग्जांपल, बुक का एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। इसका ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 3 का। पेज नंबर 3 का ले लिए। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ आपको, जो न्यूमेरिकल में भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 6.12 एंड दिस इज इन द पेज नंबर ऑफ 153, ठीक है? आपकी बुक में देखो दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल में डिस्कस कर दे रहा हूँ। टू साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ है 81 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले की वेवलेंथ कितनी दी है यहाँ पे, दैट इज 82.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना बेटा? और कितनी बीट बन रही है यहाँ पे? 8 बीट पर सेकेंड। सो देयर इज अ गिवन बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज 8 बीट पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, या हर्ट्ज भी बोल सकते हैं आप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है ये कैसे करोगे आप? फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1 आप लिख दोगे। फिर दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखोगे? अगेन v अपॉन लैम्डा 2 लिखोगे। फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, f1 माइनस f2, दैट इज कॉल्ड बीट, या b से अपन जिसको डिनोट करते इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2, ठीक है? अब इस फार्मूले को सॉल्व कर दो आप। तो b इक्वल्स टू, v को कॉमन निकाल लेना, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। दिस इंप्लाइज दैट, अभी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे? b इक्वल्स टू v, v क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा v इक्वल्स टू b इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। कर लोगे आगे? b की वैल्यू कितनी दी है? 8, और फिर बाकी वैल्यू पुट कर दो। हो जाएगा सॉल्व कि नहीं होगा? हो जाएगा या नहीं? वैल्यू पुट करके अभी, ठीक है? हाँ, तो इसको तुमको करना फिर आगे का, है ना? तो ये है यहाँ पे बीट के बारे में पूरा डिस्कशन आपका। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश अभी। हाँ, मतलब बाकी का जो आगे का दिया हुआ ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और ये जो बाकी के डिस्कशन दिए हुए वो है नहीं, अभी हटा दिए। थोड़ा सा एक आध पेज का ही है, आप उसको पढ़ के देख लेना, बाकी वो हटा दिए अभी, है ना? तो ये चैप्टर को आप पूरा सॉल्व करो। अभी जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करो, और न्यूमेरिकल कोशिश करो कि न्यूमेरिकल भी तुम लोगों से हो जाए इसके, है ना?
तो ये चैप्टर हो गया फिनिश आपका अभी 6 चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था वेव मोशन। और अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स आ रहा है। हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स ना पढ़ के अपन पहले अब पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर, अपन पहले पढ़ लेंगे। वेव ऑप्टिक्स अपन बाद में कर सकते हैं, नहीं तो फिर वेव ऑप्टिक्स जैसा चल रहा है वैसे चलते हैं अपन ऑर्डर पे। ठीक है, तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अभी।